है, तो बच्ची रो रही है। बच्ची क्या कर रही है? बच्ची रो रही है। अब जो बच्ची रो रही है तो रोते रोते गाना गाती है। तो बच्ची गाना क्या गाती है? सुनो, वो गाना गाती है कि क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक और आ गई, क्लास वन में हिंदी का थर्ड पीरियड एक और आ गई, कदे इस बोलते कदे उस बोलते, यार मेरा तितलिया उड़दा, पहली बारी एनटीआरी बेमिसाल आए, प्लीज तुम पेपर भी उड़ा गई हो। किस तरह है भैया? बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। मतलब उस गाने के ऊपर निर्भर करता है ये वाला ट्रिक जो है, समझ पा रहा है? तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी वाइब कैंप क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप देख रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम लेके आए हैं। तो इम्पोर्टेंट डायग्राम में से एक डायग्राम जो कि आपके पेपर में यहाँ से तो पक्का ही स्लाइड से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा, वाटसन का क्रिक मॉडल, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल जो होता है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो द्विगुणन मॉडल है, जिन्होंने वाटसन एवं क्रिक साहब ने, ध्यान से देखेंगे, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बतलाया, प्रस्तुत किया। डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है, डीएनए कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। इसको बताने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए हैं, याद रखेंगे, वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट, ही वाज द प्रपोज्ड बाय डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। तो आपके पेपर में क्या आएगा? सिंपल सा पूछेगा प्रश्न में कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल का चित्र बनाओ, मतलब कि उसका फिगर बनाने के लिए आ जाता है, और कभी कभी डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बनाकर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कहने का मतलब कैसे भी आपका प्रश्न आए, 2 नंबर में भी आ सकता है, अति लघु उत्तरी में भी आ सकता है, लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न दीर्घ उत्तरी में भी पूछने की संभावना रहती है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको इस तरीके से सिंपल सा फिगर जरूर बनाना होता है, क्योंकि इस प्रश्न का जो नंबर होता है वो फिगर पर ही डिपेंड करता है। समझ पा रहे हो? खास करके जो विज्ञान में जितने भी टॉपिक होंगे आपके, वो सभी फिगर पर ही, समझ पा रहे हो, सभी फिगर डायग्राम पर ही उसकी थियरी निर्धारित है। तो अगर आपका फिगर नहीं कहा गया है तब भी आप डायग्राम दे सकते हैं, और उस डायग्राम से संबंधित चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं, थियरी ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। अब जब आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तब अच्छे से आप उसके बारे में कुछ न कुछ बात अच्छे से आप जरूर लिख लेंगे। तो डायग्राम समझना बहुत जरूरी है आज के समय में। तो डायग्राम पर आते हैं, इस पे हम आते हैं आपका वाटसन क्रिक मॉडल के ऊपर। तो वाटसन क्रिक मॉडल में क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से देख पा रहे हैं वाटसन क्रिक मॉडल जब भी हमको बनाना है तो इस तरीके से जो मेजर ग्रुप, इसको ध्यान से रख करके बनाना है, इसको ध्यान में रख करके 1 2 3 4 इस तरीके इसको ध्यान में रख कर बनाना हो रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से एक ऐसे करते हैं, एक ऐसे करते हैं, मतलब 2 ही बस बना करके बस भाग जाते हैं आगे। तो इसको इस तरीके से आपको बना लेना है, और बनाने के बाद इसमें इसका मेजरमेंट दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखेंगे, इसका जो मेजरमेंट होता है उसको दिखाना बहुत जरूरी होता है। जैसे इसका डायामीटर कितना होता है, तो डायामीटर आप जानते हैं 20 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसका डायामीटर लिखना बहुत जरूरी। पता लगा आपने फिगर तो बना दिया, वहां पर डायग्राम आपने अच्छे से बनाया, लेकिन आपने डायामीटर नहीं लिखा है तो नंबर, समझ पा रहे हो, कटने की संभावना होती है। तो आप जरूर इसको लिख देंगे 20 एंगस्ट्रॉम, यानी 20 एंगस्ट्रॉम इसका क्या होता है, डायामीटर होता है डीएनए का। इसके अलावा यहाँ पर जब एक मेजर ग्रुप जो कंप्लीट होता है, कहने का मतलब जब एक हेलिक्स कंप्लीट होता है तो एक हेलिक्स में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंप्लीट हुआ है, वहां तक की जो दूरी होती है, एक हेलिक्स को कंप्लीट होने की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आप इसको जानते रहेंगे, 34 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो एक हेलिक्स कंप्लीट होने के बाद होता है। और 34 एंगस्ट्रॉम में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, 10 नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होंगे। ध्यान से देखेंगे, और जो 10 नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित हैं, जो देखे जा रहे हैं, वो नाइट्रोजनी क्षार एक बार जो हेलिक्स कंप्लीट हुआ है, उस हेलिक्स कंप्लीट होने का जो मेजरमेंट है कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। आपको याद रखना है, लर्न करना है, ध्यान से देखो, उसको बना लो 1 2 बार, समझ रहे हो। इसके बाद 2 बेस पेयर के बीच की दूरी आपस में ध्यान से देखना,
जैसे यहाँ पर जो डीएनए होता है इस तरीके से काफी सारे बेस पेयर से मिलकर क्या होता है, बना होता है। देख पा रहे हैं एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा है, फिर थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन से, फिर गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से। समझ पा रहे हैं ये जो बॉन्डिंग हुई है चारगाफ के रूल के अनुसार, चारगाफ के नियम के अनुसार हुआ है। समझ पा रहे हैं चारगाफ का नियम क्या कहता है, A प्लस जी बराबर जी प्लस सी, मतलब कि जितना ही नाइट्रोजन छाप प्यूरिन बराबर प्रीमिडिएट, कुल मिलाकर सिंपल सी बात है। समझ पा रहे हो। तो ये जो आपको इस तरीके से करना क्या है, फिगर बना करके और इसमें जो भी नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनस बेस है, उसके बारे में इस तरीके से क्या करना है आपको बतला देना है। इसके बाद यहाँ पे खास बात क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि दो नाइट्रोजनी क्षार, दो नाइट्रोजनस बेस पेयर की बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप इसको लर्न कर लेंगे। 3.4 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये क्या होता है, दो नाइट्रोजनस क्षार के बीच की दूरी होती है। इसके अलावा इसमें क्या देखना है कि जो भी डीएनए होता है हमारा, जो डीएनए होता है ये हमेशा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। आप इसको भी याद रखेंगे, बहुविकल्प में पूछा जा सकता है डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। किसके कारण होता है, क्योंकि इस पे फास्फेट आयन प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे H3PO4, समझ पा रहे PO4 माइनस जो प्रेजेंट होता है उसके कारण यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा इसका हमेशा जो इसका जो ग्रुप होता है ये हमेशा इस तरीके देख पा रहे हैं, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, मतलब कि जैसे यहाँ पे 3 प्राइम होगा तो इधर 5 प्राइम होगा, तो इधर क्या होगा 5 प्राइम हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा उसी का जस्ट उल्टा, यानी कि 3 प्राइम हो जाएगा। समझ रहे हो। इसके अलावा इसमें कुछ बॉन्डिंग आपके पेपर में पूछी जाती है, इसमें हम कुछ बात आपको बताते चले तो स्टूडेंट आपको पता होगा। ये जो भी नाइट्रोजन, ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स जो बना है इस तरीके से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक चेन है, ये भी एक प्रकार क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना है ये इस तरीके से शुगर और फास्फेट, शुगर और फास्फेट, समझ पा रहे हैं, शुगर और फास्फेट से मिलकर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार हो रही है। देख पा रहे हैं शुगर है, फिर फास्फेट है, फिर शुगर है, फिर फास्फेट है, फिर इस तरीके से शुगर है, फिर इधर भी क्या होगा, इधर भी आपको पता है शुगर होगा, फिर फास्फेट होगा, फिर शुगर होगा, फिर फास्फेट होगा, समझ पा रहे हैं, शुगर होगा। और शुगर कौन सी है, पेंटोज शुगर है, आप इसको याद रखेंगे। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा यहाँ पर उपस्थित है। समझ पा रहे हो। इस तरीके से आपस में क्या किए हैं, एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग करते जा रहे हैं। ध्यान से देखना, इस तरीके से आपस में क्या करते जा रहे हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग करते जा रहे हैं। और ये जो बॉन्डिंग कर रहे हैं इस बॉन्ड का नाम क्या है, तो याद रखना इस बॉन्ड को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, पूछा जाएगा प्रश्न में, आपके बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है कहाँ बनता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं जो पेंटोज शुगर है, समझ पा रहे हैं, पेंटोज शुगर है और उसके बाद पेंटोज शुगर जो फास्फेट है, दोनों के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, पेंटोज शुगर और फास्फेट के बीच बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजनी, सॉरी यहाँ पर पूछा जा सकता है 5 कार्बन शर्करा यानी पेंटोज शुगर, इसके अलावा जो फास्फेट होता है उसके बीच कौन सा बंध उपस्थित होता है। बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। उस बॉन्ड का नाम है फास्फोडाइएस्टर। फास्फोडाइएस्टर क्या होता है, बॉन्ड होता है। आप इसको लिख लेना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। इसके अलावा इसमें ध्यान से देखेंगे ये जो भी शुगर होते हैं, जो शुगर होते हैं यहाँ से क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी बेसिस, जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये यहीं से आपस में क्या किए होते हैं, बॉन्डिंग किए होते हैं। जैसे ये इस तरीके से एडेनिन है तो डबल बॉन्ड किससे जुड़ा है, थाइमिन से जुड़ा है। अब यहाँ पर एक खास बात आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पेंटोज शुगर से एडेनिन बॉन्ड बना रहा है, इधर भी देख पा रहे हैं इस तरीके शुगर से क्या जुड़ा हुआ है, हमारा नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा हुआ है जिसको हम थाइमिन कहते हैं। कहने का मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ध्यान देना, किसके बीच बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच बॉन्ड बन रहा है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है। ध्यान देना, फिर से सुन लो, नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शुगर के बीच बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शुगर के बीच बनने वाला बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लिख लो, पेपर में पूछा जा सकता है कौन सा बॉन्ड होता है, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम याद रखना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच बनने वाला बॉन्ड कौन सा है,
आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसके अलावा जो आपस में नाइट्रोजनस क्षार है, जो नाइट्रोजनस बेस है, जैसे एडेनिन जो है डबल बॉन्ड थायमिन के साथ जुड़ा है। इसी के अलावा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, थायमिन जो होगा वो डबल बॉन्ड एडेनिन से जुड़ा होगा। इसी के अलावा यहाँ पे देखेंगे तो गुआनिन जो होगा ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ा होगा, साइटोसिन से जुड़ा होगा। बट यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान देना, फास्फेट में बॉन्डिंग नहीं होगी, ध्यान देना, यहाँ पे हमने गलत बनाया, फास्फेट में बॉन्डिंग नहीं होती है। ये बॉन्डिंग किसमें होती है, हमेशा यहाँ पर बॉन्डिंग लिखी जाएगी, यहाँ पर, विच मींस आपका हमेशा बॉन्डिंग जो उपस्थित होगा तो देखा जाएगा वो आपका, समझ पा रहे हो, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच होगा। समझ पा रहे हो, शुगर एंड नाइट्रोजनिक क्षार के बीच क्या होगा, बॉन्ड उपस्थित होगा। यहाँ पर इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अलावा इनके बीच यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हमने जो थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन बनाया है, इधर क्या बनाया, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन बनाया है, फिर गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन बनाया है। तो नाइट्रोजनी क्षार आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, याद रखेंगे, उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड बोल रहे हैं। तो बॉन्ड से प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। हमने आपको सभी बॉन्ड बताया। पहला बॉन्ड क्या है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, किसके बीच बन रहा है, फास्फेट और शुगर के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। इसके अलावा हम बताएं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच बन रहा है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है वो आपका क्या बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अलावा एक खास बात और है कि जो भी नाइट्रोजनस बेस है, जो नाइट्रोजनिक क्षार है, वो नाइट्रोजनिक क्षार के बीच आपस में बनने वाला जो बॉन्ड है, समझ पा रहे हो, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो, हमें क्या कर रहा है, इस डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं दीज आर दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ध्यान से देख लो, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़े भी है, तो उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, क्योंकि बस पेपर के तौर पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी समझना है, क्योंकि और बाकी सारी चीजें भी कवर करनी है। समझ पा रहे हो, और यही आप देख पा रहे हैं, इसी को हम बोल रहे थे 3 प्राइम, इसी को हम 5 प्राइम बोले थे, फिर इसको हम बोल दिए थे 5 प्राइम, फिर इसको बोल दिए थे हम 3 प्राइम। समझ पा रहे हो, 5 प्राइम 3 प्राइम का मतलब कि वहां पर क्या उपस्थित है, हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह तीसरे कार्बन पर होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह 5वें कार्बन पर होता है। जो OH समूह दिखाई देता है, तो उस वजह से तीसरे कार्बन पर 5वें कार्बन पर उस प्राइम लगा देते हैं। समझ पा रहे हो, इस वजह से 3 प्राइम लिखा जाता है, इस वजह से 5 प्राइम लिखा जाता है। तो इसका भी मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो, ये आप इसको बना देना जरूर। तो इस तरीके से क्या करा हमने, इसके बारे में जानकारी हासिल की है। एक बात और, डीएनए के बारे में कैसा भी प्रश्न आपके पूछे तो हमने एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताया है। ध्यान देना, हमने आपको एक ट्रिक बताया है, नहीं जानते तो आप ट्रिक जान लो। अगर डीएनए के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए, डीएनए आरएनए में अंतर लिखने के लिए आए, समझ रहे हो, अगर आपको नहीं पता डीएनए किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो एक ट्रिक आप याद रख लेना। डीएनए जो होता है 3 चीज से मिलकर बना होता है, हमेशा याद रखना ये बात। डीएनए जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। और जो डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है एसबीपी। बस आप ये मत भूलना, एसबीपी मत भूलो, बस एसबीपी मत भूलो, आप सब लिख दोगे। समझ पा रहे हो, डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, 3 चीजों से। एसबीपी, एस का मतलब पेंटोज शुगर, एस का मतलब शुगर, बी का मतलब बेस और पी का मतलब फास्फेट। समझ पा रहे हो, यानी कि एस का मतलब शुगर, पी का मतलब क्या हमने बताया, बी का मतलब क्या बताया भैया, नाइट्रोजनस बेस यानी कि बेस क्षार, और इसके बाद पी का मतलब क्या है, फास्फेट है। इसका पूरा जान लो, यानी कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट। समझ पा रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं 5 कार्बन वाली शर्करा, जिसको पेंटोज शुगर बोल रहे हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनी क्षार, और आपका फास्फेट आयन H3PO4 जिसको बोल रहे हैं। अब ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ध्यान देना, ये जो शुगर है, बेस है और फास्फेट है, ये तीनों चीज मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर के जो न्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पर बन रहा है पूरा किससे मिलकर बन रहा है, इसमें बस यही 3 चीजें हैं। आप जो डीएनए में नजर आप देख पा रहे हैं, इस डीएनए में जो आपका नजर दिखाई दे रहा है, तो उसमें 3 ही चीज है। कहीं ना कहीं आपको पेंटोज शुगर दिख रहा है,
कहीं ना कहीं नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है, कहीं ना कहीं फास्फेट दिख रहा है। आप इसको देख सकते हैं। हमने बताया कि जो आपका शुगर फास्फेट है इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहा है, और जो नाइट्रोजनस क्षार है, जो नाइट्रोजनस बेस है, वो इस तरीके से आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। एक बात और जानना, डीएनए में जो नाइट्रोजनस क्षार उपस्थित होते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है। ध्यान से देख लो, लिख लो, आप इसको जानते रहो। इतनी बातें तो आई होप आपको पता होगी, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज। इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो कौन कौन सा होता है? एक तो एडेनिन होता है, एक तो गुआनिन होता है, एक तो थायमिन होता है, दूसरा क्या होता है? साइटोसिन होता है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन जो नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके डीएनए में पाए जाते हैं। समझ रहे हो? आरएनए में क्या होता है? आरएनए में भी एडेनिन होता है, गुआनिन आरएनए में भी होता है, लेकिन थायमिन के स्थान पर क्या हो जाता है? सिंपल सा, थायमिन के स्थान पर क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है आरएनए में। बाकी उसमें भी सेम चीजें होती हैं, याद रखना। आरएनए में क्या होता है? बस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल लगा देंगे, बाकी सेम चीजें आपको वहां आरएनए में भी दिखाई देंगी। आई होप आप इतनी बातें समझ चुके हैं कि डीएनए के बारे में क्या चीजें हैं, कैसे हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं आगे, जो कि आपके पेपर में यहाँ से चित्र बनाने के लिए पूछा जा सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। समझ पा रहे हो? तो इससे पेपर में प्रश्न जो होता है ये छप सकता है। अगला यानी कि जो हम बताने वाले हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला यहाँ पर आप इस डायग्राम पर अपना नजर गड़ाएंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा डायग्राम है, सभी डायग्राम के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस डायग्राम के ऊपर आप अपना नजर कर लेंगे, क्योंकि ये डायग्राम आपके पेपर में पूछा जा सकता है इस बार। ध्यान से देखो, ये डायग्राम जो है न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है। एक न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर न्यूक्लियोसोमल मॉडल के रूप में, या न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम का अगर बारे में चित्र बनाने, उसका ऑक्टामर बनाने के लिए अगर प्रश्न में आए तो आपको बना देना है। पहली बात में न्यूक्लियोसोम होता क्या है? न्यूक्लियोसोम मतलब विच मींस एक हिस्टोन प्रोटीन होती है। आपको पता है जब आप पतंग उड़ाते हो, समझ पा रहे हो, जब आप पतंग उड़ाते हो तो एक क्या होता है? घिरनी होता है ना, जिस पर अपना रस्सी लपेट रहे होते हो, समझ पा रहे हो, उसको घिरनी ना बोलते हैं। जैसे अगर मान लो ये क्या है, एक प्रकार का, समझ रहे हो, एक हमारा समझ लो पेन है, इस पर सपोज करो कोई हमको धागा लपेटना है, सपोज करो कोई हमको क्या करना है, धागा लपेटना है। तो धागा जिस पर लपेटा जा रहा है यही क्या होता है हमारा, ये जो होता है आपका एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब इसी हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए क्या करता है? रैप करा होता है। इसी हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए जो होता है, इसी हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए जो होता है चारों तरफ क्या होता है? इसी हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटे रहता है। समझ पा रहे हो? जब लपेट कर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म करा होता है, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ध्यान से देख लो, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम का याद रखेंगे सबसे पहली बात, लेंथ यहाँ पर कितना है, यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से 6 नैनोमीटर के आसपास। और इसके अलावा इसकी जो ब्रेड्थ यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कितना होता है? 10 nm, 10 नैनोमीटर के आसपास। इसके अलावा इसमें खास बात क्या होती है, जो आपका यहाँ पर इस तरीके से जो हमने समझ पा रहे हो, जो हमने इस तरीके से ग्रीन कलर से जो भी कलर है आपको हमने यहाँ पर जो ड्रा किया है, बनाया है, ये आपका क्या है? एक हिस्टोन ऑक्टामर है। ध्यान देना, एक कोर ऑफ हिस्टोन है जिसको ऑक्टामर बोलते हैं, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टामर होता है, ये ध्यान से देखो इसमें कितने हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, एक होता है H2A, दूसरा होता है H2B, तीसरा होता है H3, चौथा होता है H4। ध्यान देना, ऑक्टामर बनाने में कौन से हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट होते हैं, कौन से हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर बनाने का निर्माण करते हैं, कौन से हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। अरे भैया, पेपर में प्रश्न ऐसा छप सकता है, तभी हम बार बार बोल रहे हैं कौन सा हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर बनाने में, समझ पा रहे हैं, भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होती है। याद रखना, यहाँ लिखा गया है H2A, H2B, H3, H4। कहने का मतलब कि H2A, H2B, H3, H4 ये मल्टीप्लाई बाई 2। समझ पा रहे हो? चार आगे होंगे, 4 इस तरीके से सपोज करो आगे हैं, तो 4 क्या है? पीछे है। इन सभी को हम क्या करिए हैं, इस तरीके से एक में ही बना दिया गया है। प्योर एनसीईआरटी डायग्राम है। तो आप भी ये डायग्राम अगर पेपर में पूछता है तो आप भी ये डायग्राम बना सकते हैं वहां पर। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। समझ पा रहे हो? उसी में एक हिस्टोन प्रोटीन ऐसा होता है जो कि लिंकर डीएनए का काम करता है, लिंक करने का काम करता है इसको डीएनए को, उसको हम H1 हिस्टोन कहते हैं, जो कि वो ऑक्टामर बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होता है। पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोसोम में ऐसा कौन सा
हिस्टोन प्रोटीन है जो ऑक्टामर बनाने में भाग नहीं ले रहा है। समझ रहे हो? वो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? H1 हिस्टोन होगा, याद रखना। अब इसी न्यूक्लियोसोम के ऊपर ध्यान देना। इसी न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या होता है, अभी हमने बताया इसी घिरने के ऊपर डीएनए लपेटता है। अब हमने बता रहे हैं इसी न्यूक्लियोसोम के ऊपर, इसी घिरने के ऊपर क्या होगा, डीएनए लपेटा जाएगा। और डीएनए कैसे लपेटा जा रहा है? इस तरीके से यहाँ पे एक रैप अराउंड किया, फिर इस तरीके से पीछे से आया है। अब जो पीछे से इस तरीके से घूम के आ रहा है, पीछे से घूम के आ रहा है, ध्यान से देखो, वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पीछे है। पीछे से जो घूम के आया है इधर से, फिर देना इधर से फिर से डीएनए इस तरीके से कुछ अपने चारों तरफ से लपेट लिया है। अब इस तरीके से रैप किया, रैप करने के बाद इधर की तरफ निकल जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो डीएनए होता है, जब डीएनए की पैकेजिंग होती है, डीएनए जब पैक होता है, जब आप पतंग उड़ा रहे होते हो, तो जब आप रील अपना जो भी चीज जब अगर घर में फैला दो, कितना देखो अजीब लगेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, मोड़ कर रखते हैं, उसको फोल्ड करके रखते हैं। तो उसको फोल्ड करने के लिए, समझ पा रहे हो, जिसके ऊपर फोल्ड करते हैं वो क्या है, आपका स्टोन ऑक्टामर है। समझ पा रहे हो? वो घिरनी जो है वही क्या है, स्टोन का ऑक्टामर है। उसी के ऊपर डीएनए क्या किया जाता है, उसी के ऊपर डीएनए को लपेटा जाता है। तो कहने का मतलब कि ये डीएनए पैकेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी होती है, जो कि आगे चल रहे सोलेनाइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फिर सुपर सोलेनाइड। तो आई होप आप इनके बारे में जानते होंगे, डीएनए पैकेजिंग के बारे में आपको पता होगा। डीएनए का पैकेज होना, समझ पा रहे हो, डीएनए का पैक होना, कुल मिलाकर के डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। तो कहने का मतलब कि हमने इस तरीके से न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको काफी अच्छे से समझ चुका है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम से जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा तो आप इस तरीके के बारे में बतला देना। सिंपल से बतलाना क्या है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, और हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन भाग लेता है, ऑक्टामर में कौन कौन सा प्रोटीन भाग लेते हैं, याद रखना। H2A, H2B, H3, H4 ये जो होते हैं ऑक्टामर बनाते हैं, समझ पा रहे हो। उसमें एक H1 हिस्टोन होता है जो ऑक्टामर बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होता है, और उसी ऑक्टामर के अराउंड जो होता है डीएनए क्या करता है, रैप करता है। रैप का मतलब लपेटता है, समझ पा रहे हो। उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, याद रखना, न्यूक्लियोसोम। आगे हम बढ़ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके पेपर में आने की भरपूर संभावना है। ये आपके बायोटेक्नोलॉजी से है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, PBR 322 प्लाज्मिड। ध्यान से देखना, आपके पेपर में प्लाज्मिड से प्रश्न आएगा। अगर प्लाज्मिड के बारे में लिखने के लिए आए, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखिए। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, लघु उत्तरी कुल मिलाकर के लघु उत्तरी में भी आ सकता है, और इसकी संभावना हर साल बरकरार रहती है आने की। तो इसके बारे में जब भी अगर प्लाज्मिड से प्रश्न प्लाज्मिड के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आए तो सिंपल सा लिखना क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ध्यान देना, अगर प्लाज्मिड के बारे में लिखने के लिए पूछा जाए तो प्लाज्मिड के बारे में क्या लिखना है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। ध्यान देना, प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। कहने का मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब क्या होता है, आपको हमने बताया था, जो जीवाणु होता है, सपोज करो बैक्टीरियल सेल है, सपोज करो यहाँ पे एक जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका में उसका खुद का डीएनए तो होता है, ध्यान से देखना, इसका खुद का डीएनए यहाँ पर पाया जाता ही है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है। इसमें उस खुद का तो डीएनए पाया जाता है, इसके अलावा इसका एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है। समझ पा रहे हो, जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि सर्कुलर टाइप के होते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा डीएनए ही क्या कहलाते हैं, यही एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड कहलाते हैं। यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, हम प्लाज्मिड कहा करते हैं। और जो प्लाज्मिड है यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। और प्लाज्मिड आपके जो सिलेबस में पढ़ना है वो प्लाज्मिड कौन सा है, PBR 322। तो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को प्योर एनसीईआरटी क्या डायग्राम है, और एकदम एनसीईआरटी का बॉक्स अगर आप ओपन करेंगे उसी के जैसा ही डायग्राम आपको मिलेगा, दिखेगा भी, पूरा वही पेंटिंग है एज इट इज। तो इस डायग्राम में क्या खास बात है, आप इसको पहले समझ लो। देखो, पहली बात तो जीवाणु में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब कि इसी प्लाज्मिड की मदद से हम अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, प्लाज्मिड की सहायता से करते हैं। अब प्रोडक्ट्स क्या क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में तैयार किए जाते हैं,
और वो प्रोडक्ट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, उसी प्लाज्मिड के डीएनए जो है, उसी जीवाणु के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसको बाहर निकाला जाता है। उसको बाहर निकाल करके क्या करते हैं, उस प्लाज्मिड के, समझ पा रहे हो, डीएनए को काट लेते हैं। काटने के बाद जो हमारा अच्छा वाला डीएनए होता है, जो हमको चाहिए होता है, जिसका प्रोडक्ट हमको चाहिए होता है, उस डीएनए को, उसको हम डिजायर डीएनए भी बोलते हैं, उसको हम वांछित जीन भी बोलते हैं, समझ रहे हो, उसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं। अब उस क्या करते हैं, उस डिजायर डीएनए को, उस डिजायर जीन को, उस वांछित जीन को क्या करते हैं, सपोज करो ये आपका क्या है, ये हमने क्या काटा उसका, यानी कि निकाला डीएनए, किसका, डीएनए प्लाज्मिड को निकाला, और प्लाज्मिड को इस तरीके से हमने क्या करा, काट दिया है। अब यहाँ से काटा है, इस तरीके से काटने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा डिजायर डीएनए है, तो डिजायर डीएनए को आपस में प्लाज्मिड में क्या कर देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे। अब ये जो प्लाज्मिड बनेगा ये हमारा क्या होगा, आर डीएनए कहलाएगा। आर डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कहने का मतलब प्लाज्मिड में क्या हो गया है, आपका डिजायर जीन, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम वांछित जीन बोल रहे हैं, उसका हम जो प्रोडक्शन करेंगे, तो इस तरीके से हमने क्या करा, उसको जोड़ दिया है। अब फिर से इसको हम जीवाणु कोशिका के अंदर क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। और ये डीएनए हमेशा ध्यान देना, आर डीएनए कहलाता है, पुनर्संयोजित डीएनए कहलाता है। अब इस पुनर्संयोजित डीएनए को फिर से कहाँ स्थानांतरित कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जीवाणु के अंदर। अब जीवाणु क्या करेगा, जनन की प्रक्रिया करेगा और बहुत सारा क्या बनाएगा, हमारा डिजायर डीएनए बनाएगा, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट चाहिए होगा वो काफी सारा हमारा प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, काफी सारा हमको उत्पाद क्या होगा, मिल जाया करेगा। तो प्लाज्मिड की ये भूमिका होती है, समझ पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने में प्लाज्मिड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पर एक बात आप जरूर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, इस तरीके से यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में बहुत सारा देख पा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये रजिस्ट्रेशन साइट है, ध्यान देना। इस डायग्राम को लर्न कराने के लिए आपको हम एक ट्रिक भी बताएंगे, निमोनिक्स बताएंगे, एक गाना होगा, सिंपल सा गाना होगा, आप उससे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। पहले तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, कौन कौन सी चीजें कहाँ पर उपस्थित है, कहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो भी है अभी हमने बताया रजिस्ट्रेशन साइट है। कहने का मतलब इस साइट से, जैसे साल फर्स्ट है, बाम एचआई फर्स्ट है, हिंद सेकंड है, कला फर्स्ट है, इक्वाई फर्स्ट है, पीबीयू फर्स्ट है, पास्ट फर्स्ट है एंड पीबीयू सेकंड है। क्या हमने बताया, फिर से देखो, हमने ये बताया कि साल फर्स्ट है, बाम एचआई फर्स्ट है, हिंद सेकंड है, कला फर्स्ट है, इक्वाई फर्स्ट है, पीबीयू फर्स्ट है, पास्ट फर्स्ट है एंड पीबीयू सेकंड है। ये क्या होते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन साइट होते हैं। रजिस्ट्रेशन साइट का मतलब कि इस साइट से हम क्या कर सकते हैं, अपना डीएनए प्लाज्मिड का यहाँ से काट के बाहर निकाल सकते हैं, समझ पा रहे हो। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए पर कट लगवा सकते हैं, डीएनए को काट के वहां से बाहर निकाल करके, और वहीं पे क्या जोड़ सकते हैं, हम अपना क्या जोड़ सकते हैं स्टूडेंट, अपना वांछित जीन, यानी कि जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर जीन बोलते हैं। अब जैसे हम जीन जोड़ देंगे तो आगे हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर पाएंगे, समझ पा रहे हो। जैसे ही जीन जोड़ेंगे तो डीएनए का नाम अलग हो जाएगा, उस डीएनए को हम आरडीएनए यानी पुनर्संयोजित डीएनए बोलेंगे। अब उस पुनर्संयोजित डीएनए को क्या करना है, हमको उसी पुनर्संयोजित डीएनए को फिर से जीवाणु के अंदर डालना है, जिससे जीवाणु आगे चल करके जनन की प्रक्रिया करके बहुत सारा हमारा प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो कुल मिला करके इस तरीके से हमारा ये क्या है, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन साइट देखी जाती है। इसके अलावा इसमें दो क्या देखे जा रहे हैं, दो यहाँ पर क्या होते हैं, एम्फ और टेटार, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दो, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के नाम से जानते हैं, ध्यान देना। यानी कि यहाँ पे जो एम्फ आर है, जो टेट आर है, इसको हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब कि इसको हम फुल फॉर्म इसका है एम्फिसिलिन रजिस्ट्रेशन साइट, और ये जो होते हैं टेट्रासाइक्लिन रजिस्ट्रेशन साइट होती है, ध्यान देना। हमने क्या बताया, एम्फ आर और टेट आर का मतलब, एम्फ आर का मतलब एम्फिसिलिन रजिस्ट्रेशन साइट और टेटार का मतलब कि टेट्रासाइक्लिन रजिस्ट्रेशन साइट, मतलब कि ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक, समझ पा रहे हो। क्यों एंटीबायोटिक्स यहाँ पर होती है, एंटीबायोटिक्स की क्या भूमिका है। एंटीबायोटिक्स की मतलब भैया जो फॉरेन सब्सटेंस है, कोई बाहरी, समझ पा रहे हो, ऐसे जीवाणु का डीएनए अगर सपोज करो उसमें इंटर कर गया, उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो वो अपना डीएनए इसके अंदर अगर डालना भी चाहेगा तो नहीं डाल पाएगा। क्यों,
क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उस डीएनए को क्या कर देते हैं, उस फॉरेन सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको मार देते हैं। समझ रहे हो? तो इसके लिए पहले से सुविधा एकदम मौजूद है। और ये सुविधा किसकी है? टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंस यानी बाहर से आए हुए डीएनए, समझ पा रहे हो, उसको मारने का काम करता है। समझ पा रहे हो? जो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं उसको मार देता है, उसको खत्म कर देता है। तो उसके लिए ये दोनों साइट जिम्मेदार होती है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है, जिसको एम्फिसिलिन साइट और टेट्रासाइक्लिन, दीज आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दीज आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। समझ पा रहे हो? प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन होता है। आगे हम यहाँ पर देखें तो ओआरआई रीजन होता है और रोग रीजन होता है। ओआरआई रीजन के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, इसको जान लेंगे। ओआरआई रीजन ये होता है कि यहाँ से ये चीजें पता चलती है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ध्यान देना, जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है, कहाँ से शुरू होती है, तो ओआरआई रीजन से क्या होती है, शुरुआत होती है डीएनए। समझ पा रहे हो? डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया आपको पता होगा। इसके बाद रोग रीजन जो होता है, यहाँ से ये डिसाइड करता है जो रोग रीजन कि कितना बड़ा डीएनए हमको बनवाना है। समझ पा रहे हो? कितना सारा डीएनए हमको बनाना है, वो कौन डिसाइड करता है? आपका रोग वाला रीजन डिसाइड करता है। इस तरीके से ये क्या हो गया, आपका PBR 322 का क्या हुआ, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। इसका निमोनिक्स आपको अभी कुछ देर में मिलने वाला है। तो स्टूडेंट हम देखने वाले हैं PBR 322 का ट्रिक याद करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की भरपूर संभावना इसकी बन रही होती है। तो जो PBR 322 यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का प्लाज्मिड है और ये आपके सिलेबस में है भी। तो इसको याद करने के लिए हमने कुछ निमोनिक्स यहाँ पर दिया है। ये निमोनिक्स यहाँ पे इस तरीके से आप आई होप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन साइट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। और कुछ निमोनिक्स यहाँ पर भी दिए गए हैं और इसके भी रजिस्ट्रेशन साइट यहाँ पर दिखाए गए हैं। कहने का मतलब ये कंप्लीट PBR 322 का निमोनिक्स है। तो इसको याद करने के लिए पहली बात आपको एक सुंदर सी कहानी आपको बता दें। ये जो कहानी है एक बच्चे के ऊपर निर्भर करती है, कैसे स्टूडेंट के ऊपर है, जो कि वो बच्चा जो है एक सुंदर कन्या थी। समझ पा रहे हो? उस सुंदर कन्या की वजह से एकदम भटक चुका है। कहने का मतलब कि उसको अपना पेपर खराब कर ले रहा है सुंदर कन्या की वजह से। समझ पा रहे हो? तो सुंदर कन्या की वजह से उसका पेपर जो होता है वो खराब होने लगा, क्योंकि उसको दिनों रात वही सुंदर कन्या उसके दिमाग में आ रही है। समझ पा रहे हो? दिनों रात सुंदर कन्या ही उसके दिमाग में छाई हुई है। ऐसा होता है ना कभी, तो कहते हैं पहला प्यार और जो, ऐसे फीमेल को भी मतलब कि उल्टा फीमेल में भी कह सकते हैं, उसको भी सुंदर कन्या का उसको मतलब, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ये निमोनिक्स याद करने का थोड़ा सा ट्रिक जानना। ये जो गाना एक प्रकार से बहुत सुंदर गाना है, गुनगुना लेना तो एकदम मजा आ जाएगा। समझ रहे हो? देखो एक गाना क्या है कि पहली बारी MTRE बेमिसाल आए, तुम पेपर भी उड़ा गई हो। समझ पा रहे हो? पहली बारी MTRE बेमिसाल आए, तुम पेपर भी उड़ा गई हो। अब वहां पर फीमेल क्या कर सकती है, उड़ा गए हो ना, और डिपेंड करता है मेल है फीमेल है, तो ऐसे उड़ा गई हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। पहली से PBR, तो PBR इसका नाम ही यहाँ पर सोचो, नाम भी इसमें आ गया है। तो पहली से P, बाई से BR, M से एम्फिसिलिन रजिस्टर साइट हमने बताया है फिगर में, और टेट से टेट्रासाइक्लिन रजिस्टर साइट कहाँ पे होती है सब बताया है। RE से मतलब रजिस्टर साइट है, RE से मतलब ये क्या है, दोनों प्रतिरोधक साइट है, रजिस्ट्रेशन साइट है, एंटीबायोटिक रजिस्ट्रेशन साइट ना, तो RE से क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन साइट R। अगला जो बेमिसाल आए यानी कि बेमिसाल आए यानी कि बाम एज फर्स्ट, और साल आए मतलब साल फर्स्ट ना, और प्लीज मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट फर्स्ट हो गया। प्लीज का मतलब क्या हो गया, पास्ट फर्स्ट हो गया। इसके बाद पेपर भी उड़ा गई हो मतलब कि PBU फर्स्ट, PBU फर्स्ट जो है पेपर भी उड़ा गई हो, यानी कि PBU फर्स्ट रजिस्टर साइट जो थी वो आ जाएगी। अगला जो क्लोनिंग साइट यहाँ पर जिस पर बहुत सारा क्लोनिंग साइट दिखाया गया है, अगला यहाँ पर नेक्स्ट गाना आप अप्लाई करेंगे। एक ऐसी बच्ची है जो समझ पा, छोटी बच्ची है जो क्लास 1 में है, समझ पा रहे हो बच्ची,
उसका तीसरा पीरियड हिंदी का है, तीसरा पीरियड हिंदी का था। तो एक मैडम और आ गई पढ़ाने के लिए उसको, एक मैडम और आ गई उसको परेशान करने के लिए, एक मैडम और आ गई उसको मारने के लिए। तो बच्ची रो रही है, बच्ची क्या कर रही है, बच्ची रो रही है। अब जो बच्ची रो रही है तो रोते रोते गाना गाती है। तो बच्ची गाना क्या गाती है, सुनो। वो गाना गाती है कि क्लास 1 में हिंदी का थर्ड पीरियड एक और आ गई। बता रहा हूँ, क्लास 1 में हिंदी का थर्ड पीरियड एक और आ गई। कदे इस बोलते कदे उस बोलते यार मेरा तितलिया उड़गा। समझ पा रहे हो? मतलब कि भैया ये किसी गाने के ऊपर निर्भर करता है, ट्रिक जो बना गया है। देख पा रहे हैं, क्लास 1 में हिंदी का थर्ड पीरियड की और आ गई। कदे इस बोलते कदे उस बोलते यार मेरा तितलिया उड़गा। और ये वाला किस गाने पर है? आपको पता होगा, फटाक से बताओ किस गाने पर है। पहली बारी MTRE बेमिसाल आए, लीज तुम पेपर भी उड़ा गई हो। किस पर है भैया? बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। तू मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। मतलब उस गाने के ऊपर निर्भर करता है ये वाला ट्रिक जो है, समझ पा रहा है? तो ये ट्रिक उस गाने से अच्छा है। देखो इतना बढ़िया गाना बन गया है। पहली बारी MTRE बेमिसाल आए, लीज तुम पेपर भी उड़ा गई हो। इधर क्लास 1 में हिंदी का थर्ड पीरियड की और आ गई। यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लास से क्लास फर्स्ट, हिंद से हिंद सेकेंड और इक्वराई से इक्वराई फर्स्ट। आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। तो ये ट्रिक आपको PBR 322 में जरूर अप्लाई करना है, समझ रहे हैं? तो स्टूडेंट आप अब इस डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अथवा मलेरिया का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो लाइफ साइकिल ऑफ जो मलेरिया है, मलेरिया का जीवन चक्र आपके पेपर में पूछा जाता है, याद रख लेना। आपको यहाँ पर कुछ और बातें इसमें एडिशनल ऐड करके आपको बताते चलेंगे। सबसे पहली बात तो मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है, वो मादा मच्छर काटने से होता है। हमेशा आपको कंफर्म होना चाहिए, कोई भी बीमारी अधिकतर होती है मादा मच्छर काटने से ही अधिकतर देखी जाती है। तो मतलब जो भी मच्छर वाली बीमारी होती है, जो भी मॉस्किटो से बीमारी होती है, वो मादा ही हमेशा काटती है। जैसे यहाँ पर जो मादा मच्छर काटती है, इसका नाम याद रखना, मादा एनाफिलीज। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, हमने यहाँ पर बनाने का भी प्रयास किया है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये क्या है, एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, एक फीमेल एनाफिलीज मच्छर है। मतलब मादा एनाफिलीज मच्छर जो यहाँ पर बनाया गया है। तो ये मादा एनाफिलीज जब काटती है तो बीमारी जो होती है, याद रखना, वो बीमारी होती है मलेरिया की बीमारी। इसके अलावा मादा एडीज जब काटेगी, ध्यान से देखना, जब मादा एडीज काटेगी तब मादा एडीज से कौन सी बीमारी होगी, अभी लिख लो पेन लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। जब मादा एडीज काटेगी तो उससे कौन सी बीमारी होगी, तो उससे हमारा डेंगू होता है, उससे हमारा येलो फीवर होता है, उससे हमारा चिकन गुनिया होता है। लिख लो फटाक से, इसको नोट कर लो पेपर में, कैसा भी प्रश्न अगर तीनों पर प्रश्न बने तो आप इसको लिख लेना, वहाँ पे बता देना कि मादा एडीज जो होता है, मादा एडीज मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। फिर से देख लो, हमने डेंगू बताया, डेंगू के बाद येलो फीवर होता है ना, पीत ज्वर जिसको बोलते हैं, पीत ज्वर, और इसके बाद क्या होता है आपका चिकन गुनिया होता है। चिकन गुनिया में क्या होता है, शरीर पे चकत्ता टाइप का निकल जाता है, बॉडी पे चकत्ता जैसा निकल जाता है ना। और डेंगू में आपको पता है ये हड्डी तोड़ बुखार है। इसके अलावा अगली बीमारी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम येलो फीवर, समझ पा रहे हो, पीत ज्वर, बुखार काफी तेजी से हो जाता है, बॉडी पीली पड़ जाती है, तो आप जरूर जान लेना। इसके अलावा एक मच्छर और होती है, इसके अलावा एक मच्छर और होती है, उस मच्छर का नाम है मादा क्यूलेक्स। ध्यान देना, मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है, इसको जान लो। मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से आपका एलिफेंटियासिस यानी कि फाइलेरिया हो रहा होता है, यानी कि फाइलेरिया हो रहा होता है।
कौन सा मच्छर काटने से? क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स काटने से फाइलेरिया की बीमारी होती है जिसको हाथी पाँव बोलते हैं। इसके अलावा हमने क्या बताया? इसके अलावा हमने ये बताया कि जो आपका मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज के कारण होता है। जो डेंगू होता है एडीज के कारण, क्योंकि एडीज जो है 3 बीमारी कर रहा है, डेंगू भी कर रहा है मादा एडीज, और इसके अलावा आपका येलो फीवर, पित्त ज्वर, इसके अलावा आपका चिकनगुनिया। ये तीनों बीमारी किससे होती है? ये तीनों बीमारी आपके किससे होती है? मादा एडीज मच्छर से, मादा एडीज मच्छर से। इसके अलावा एक बीमारी और जान लें, काला जार डिजीज। काला जार की बीमारी ये किससे होती है? लक्ष्मीनिया से होती है, ध्यान देना। इसके अलावा एक बीमारी और जानते रहना, वो होता है स्लीपिंग सिकनेस। पूछा जा सकता है, ट्रिपेनोसोमा से होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियेसी। अगर प्रश्न में हुआ आएगा तो आप लिख देना वहां पर। यानी कि निंद्रा रोग जिसको बोलते हैं। निंद्रा रोग ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें नींद ही नहीं आती, समझ पा रहे हो? नींद ही नहीं लगती। तो गाना सुने हो ना, नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, तो उसमें वो गाना अप्लाई हो जाता है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि कौन सी बीमारी है याद रखेंगे, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, हिंदी में कहा जाता है निद्रा रोग। और किससे होता है? किससे होता है निद्रा रोग? ट्रिपेनोसोमा से होता है। ट्रिपेनोसोमा एक प्रकार का प्रोटोजोवन परजीवी है, प्रोटोजोआ पैरासाइट है। और ये जो परजीवी कौन फैलाता है, क्या काटने से होता है? तो एक वहां पर भी फ्लाई होती है, एक मक्खी होती है, उस मक्खी का नाम है सीसी फ्लाई। उस मक्खी का नाम क्या है? सीसी फ्लाई, जिससे कौन सी बीमारी होती है? स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि जिसको हम निद्रा रोग। एक प्रश्न इसी से और बन सकता है कि जो निद्रा रोग होता है ये कहाँ पर देखा जाता है? ये अफ्रीका की बीमारी है, ध्यान देना, अपने यहाँ नहीं होता है, ये अफ्रीका की बीमारी होती है, या अफ्रीका में देखा जाता है। तो आप जानते रहना। हम आते हैं अपने टॉपिक पर, मलेरिया के जीवन चक्र के बारे में। मलेरिया के जीवन चक्र में क्या खास बात है? इस तरीके से यहाँ पर एक क्या होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है? किसी व्यक्ति के हाथ पर काट रही है, ध्यान से देखना। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है किसी व्यक्ति के हाथ पर इस तरीके से क्या कर रही है? काट रही है, इस तरीके से देख पा रहे, छोंक दे रही है। और यहाँ से काटने के बाद क्या कर रही है? गिफ्ट छोड़ के चली जा रही है। और ये जो गिफ्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम पहली बार जब आ रहा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर, चाहे जहां पर काटेगी, वो तो हमने हाथ लेकर के आपको सिंपल सा डायग्राम बनाकर दिखाया है। तो पहली बार जब फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होती है, जब पहली बार जब काटती है मच्छर, तो मच्छरनी पहली बार काटेगी तो मच्छरनी क्या करती है? वहां पर गिफ्ट डाल के चली जाती है, ध्यान देना। मच्छरनी आई, मच्छरनी सपोज करो यहाँ पर आई, और मच्छरनी आने के बाद वो क्या करी? खून चूसी। वो तो खून तो चूस के चली ही गई, इसके अलावा हमारे ब्लड में क्या छोड़ गई? कुछ गिफ्ट डाल के चली गई। गिफ्ट मतलब बहुत खतरनाक गिफ्ट, समझ पा रहे? ब्लड में हमारे छोड़ के चली गई। और जो ब्लड में छोड़ा तो उसने छोड़ा क्या? आपको पता है, स्पोरोजॉइड छोड़ा। स्पोरोजॉइड मतलब कि प्लाज्मोडियम छोड़ा। आखिर प्लाज्मोडियम मच्छरनी के अंदर कैसे आ गया? ये भी जानने वाली बात है भैया। जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी जिसको हम बोल रहे हैं, वो प्लाज्मोडियम परजीवी कैसे मच्छरनी के अंदर आया ना? तो मच्छरनी के अंदर जो प्लाज्मोडियम आया था वो कैसे आया था? वो आपके जो मच्छर होता है मादा क्यूलेक्स, ये ऐसी जगहों पर पनपती है जहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी होती है, समझ पा रहे हो? जहाँ पे काफी ज्यादा कचरा होता है, तो वहां से ये प्लाज्मोडियम को उठा लिए, वहां से प्लाज्मोडियम को, या हो सकता है किसी को मलेरिया हुआ हो, उसको काट ली हो, उसको काटी हो, उसके ब्लड में से ले ली हो, समझ पा रहे हो? 2 कंडीशन बन सकती है, समझ पा रहे हो? हमने बताया जहाँ पर गंदगी है वहां से भी ले सकती है। इसके अलावा किसी को मलेरिया, ऐसे व्यक्ति को जिसको मलेरिया की बीमारी है पहले से ही, हो सकता है उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के ऊपर अगर बैठी थी, काटी थी, तो वहां से हो सकता है खून तो चूसने गई थी, लेकिन बदले में उसने क्या ले लिया? उसने उसको क्या ले लिया? उसका प्लाज्मोडियम यानी कि ले लिया आपने, समझ पा रहे हैं? और ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ध्यान से देखना, ये प्लाज्मोडियम परजीवी उस मॉस्किटो के, उस मच्छर के, मादा एनाफिलीज मॉस्किटो के इस तरीके से यहाँ पर हमने गट बनाने का प्रयास किया है। उसकी गट यानी कि आहार नाल में क्या करता है? सर्वाइव करता है। ध्यान देना, ये जो स्पोरोजॉइट होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं? आहार नाल में। आहार नाल में क्यों जाते हैं? उसमें अपना हनीमून मनाते हैं, आहार नाल में हनीमून मनाते हैं। आहार नाल में लैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं अभी जीवन चक्र में समझ में आ जाएगा। और ये हनीमून मनाते मनाते कहाँ पर पहुंच जाते हैं? लार ग्रंथि में पहुंच जाते हैं। किसके लार ग्रंथि में? मच्छर के। जब मच्छर के लार ग्रंथि में पहुंच जाएंगे, जब ये मच्छरनी काटेगी, तो मच्छरनी काटने के बाद क्या कर देगी?
गिफ्ट छोड़ के चली जाएगी, यानी कि वही प्लाज्मोडियम को छोड़ देगी। और वो जो प्लाज्मोडियम पहली बार छूटेगा, प्लाज्मोडियम पहली बार जो छोड़ दी जाएगी, उसका नाम हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्पोरोजाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखना, उसको हम स्पोरोजाइट के नाम से जानते हैं। फिर आगे चल करके ये जो भी स्पोरोजाइट होते हैं, जहां पर भी बॉडी में ये मच्छरनी काटती है, जहां पर भी स्पोरोजाइट छोड़ती है, तो ये स्पोरोजाइट वहां पर जाते ही एकदम खुशी हो जाते हैं। मतलब कि खुशी का मतलब अब कहते हैं कि अब हम बढ़िया से अपना समझ रहे हो खाए पिएंगे बॉडी में, अब हमारा राज है, अब हमको कुछ नहीं कोई कर सकता। तो भैया ये स्पोरोजाइट यहाँ से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाते हैं, लीवर में। वो तो भैया स्पोरोजाइट को पता होता है, कहते हैं कि सुना है मानव शरीर में एक लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जिसको खाने में बहुत मजा आता है, जो काफी मीठा होता है, काफी स्वादिष्ट होता है। तो ये स्पोरोजाइट आकर के लीवर में अटैक करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से ये स्पोरोजाइट क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे यकृत में आकर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। यकृत को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ध्यान से देखो, जब यकृत को इन्फेक्ट करते हैं तो यकृत को खाते खाते ये मतलब एकदम बोध हो जाते हैं, मतलब एकदम मतलब कि इनको एक ही चीज खाने को मिल रहा होता है, एकदम बोर हो जाते हैं, कहते हैं अब हम आगे जाएंगे, बहुत हो गया। बहुत सारी संख्या भी बढ़ा रहे होते हैं साथ के साथ, यकृत की सेल को डैमेज करते जाते हैं, फिर आगे चल करके ये हमारे आरबीसी के अंदर घुस जाते हैं। ध्यान देना, इतना बड़ा कब्जा, सोचो इतना बड़ा कब्जा कर रहे हैं कि आरबीसी के अंदर लाल उधिर कणिका जो होती है, यहाँ पर हमने बनाया भी है, जो लाल उधिर कणिका होती है जिसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इस आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, जो स्पोरोजाइट यहाँ पर हमने बनाने का प्रयास किया है, इस आरबीसी के अंदर स्पोरोजाइट जो होते हैं घुस जाते हैं। सोचो आरबीसी के अंदर अपना कब्जा जता ले रहे हैं। जब आरबीसी के अंदर ये स्पोरोजाइट घुस जाएंगे तब क्या करेंगे, आरबीसी की जो सेल होगी उसको ब्रस्ट करने लगते हैं। ध्यान देना, आरबीसी की जो बाइकान्टिव सेल होती है आरबीसी को तोड़ने लगते हैं, आरबीसी टूटने लगती है। आरबीसी क्या होती है, टूटने लगती है। जब आरबीसी ब्रस्ट करता है, जब आरबीसी टूटता है, तो आरबीसी फूटने पर क्या होता है, एक रसायन निकलता है, एक केमिकल निकलता है। उस केमिकल का नाम हमने यहाँ पर लिखा है हीमोजॉइन। याद रखना, इस केमिकल का नाम क्या होता है, हीमोजॉइन। और ये जो रसायन निकलता है, जो केमिकल निकलता है, यही केमिकल की वजह से मलेरिया में क्या आता है, बुखार आता है। तो मलेरिया में जो बुखार आता है, आपको याद रखना है, ये किसके कारण आता है, हीमोजॉइन केमिकल के कारण, यानी कि हीमोजॉइन के कारण बुखार आता है। और हीमोजॉइन कब निकल रहा है, जब आपका स्पोरोजाइट कहाँ पे गया है, आरबीसी के अंदर। जैसे आरबीसी के अंदर घुस गया तो आरबीसी को ब्रस्ट करने लगा, आरबीसी को फोड़ने लगा, आरबीसी फटने लगी। और आरबीसी फटने से क्या हुआ, केमिकल निकला जिसको हम हीमोजॉइन नाम दिया। और आगे चल करके ये जो भी स्पोरोजाइट होते हैं, आगे चल करके ये स्पोरोजाइट क्या करते हैं, समझ पा रहे हो, ये स्पोरोजाइट यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर रहे हैं, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करके अपनी संख्या को बहुत सारा बढ़ा रहे होते हैं। तो आगे चल करके यही स्पोरोजाइट क्या बनाते हैं, गैमेटोसाइट में बदलते हैं। किसमें तब्दील हो जाते हैं स्पोरोजाइट, गैमेट का निर्माण करते हैं, यानी गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। एक स्पोरोजाइट, इसी में से कुछ स्पोरोजाइट मेल गैमेटोसाइट बनाते हैं, इसी में से कुछ स्पोरोजाइट क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोसाइट क्या होते हैं, बनाते हैं। अब ये मेल फीमेल गैमेटोसाइट क्या है, उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंदर क्या है, पड़ा है। समझ पा रहे हो, ये मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट जो है, ये गैमेट जो मच्छरनी के बन के यहाँ पर उसके, समझ पा रहे हो, गैमेट बन के उस व्यक्ति के, इन्फेक्टेड व्यक्ति के, समझ पा रहे हो, ग्रसित व्यक्ति के, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के ब्लड के अंदर क्या है, उसे पड़े रहते हैं। अब जब उसके ब्लड के अंदर पड़े हैं, सपोज करो कोई अनइन्फेक्टेड मच्छर आया, कोई अनइन्फेक्टेड मच्छर नहीं आई, सिंपल सी बात है। अब जो अनइन्फेक्टेड मच्छरनी आई है, अनइन्फेक्टेड मतलब कि ऐसी मच्छरनी है जिसके पास स्पोरोजाइट नहीं है, जिसके पास प्लाज्मोडियम है ही नहीं। अब वो अनइन्फेक्टेड मच्छरनी आई है, क्या करने आई है, तो अपना क्या लेने, अपना खून चूसने आई है, तो अपना ब्लड चूसने तो आई है, खून चूसी, तो खून चूसने के बाद क्या कर दी, खून तो चूसी, इसके अलावा खून में उसको क्या मिल गया, उसको चूसते चूसते, समझ पा रहे हो, उसके मैंडिबल के रास्ते के द्वारा ये जो भी स्पोरोजाइट थे, जो भी गैमेटोसाइट यानी कि जो बने थे, ये गैमेटोसाइट क्या कर रहे हैं, उसके लार ग्रंथि से होते हुए उसके कहाँ चले गए, उस मच्छरनी के कहाँ चले गए, आपको पता है कहाँ चले गए, गट में चले गए, यानी कि उसके आहार नाल में। अब उसके आहार नाल में ये दोनों गैमेट जब पहुंच जाएंगे तो वहीं ये दोनों गैमेट क्या करेंगे, हनीमून मना रहे होंगे।
कहने का मतलब वही दोनों गैमेट आगे चल करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान फिर से बहुत सारा स्पोरोजॉइट क्या होता है, बन रहा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर एक बात खास आपको समझनी है कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है ये किसके अंदर हो रही है, मच्छरने के अंदर हो रही है, समझ रहे हो। यानी कि मॉस्किटो के अंदर, उस मच्छरने के अंदर जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया मतलब जब मच्छरनी आई, काट करके गैमेटोसाइट को लेके चली गई और वो गैमेटोसाइट कहाँ चला गया, उसके कहाँ चला गया, गट में। गट मतलब कि उसके आहार नाल में गया और आहार नाल में दोनों गैमेटोसाइट आपस में हनीमून बनाए। समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब कि लैंगिक जनन प्रक्रिया पूछा जाएगा पेपर में कहाँ पर होती है, तो मच्छरनी के अंदर होती है, मॉस्किटो के अंदर होती है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर होती है, जानते रहना। इसके अलावा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ह्यूमन बॉडी में होती है। ह्यूमन बॉडी का मतलब कि मानव शरीर के अंदर होती है, समझ पा रहे हो, मानव शरीर के अंदर होती है। जो मलेरिया का लाइफ साइकिल होता है, जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र होता है, ये 2 होस्ट में बटा होता है। ध्यान से देखना कि कितने होस्ट बटा होता है, 2 होस्ट में बटा होता है। कहने का मतलब कि इसको डाइजेनेटिक भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट मतलब कि ऐसे ऐसे परजीवी जिसका जीवन चक्र 2 होस्ट में, 2 पोषद में बटा हो, जिसमें जिसका जीवन चक्र पूर्ण करने में 2 पोषद की आवश्यकता हो, उसको हम डाइजेनेटिक पैरासाइट, समझ पा रहे हो, डाइजेनेटिक परजीवी कहते हैं। याद रखना, प्रश्न बन सकता है कौन सा परजीवी है, पूछा जा सकता है। डाइजेनेटिक मतलब इस यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया है, ऐसे हम लिख भी सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया किस होस्ट में है, आपके मच्छरनी के अंदर चल रही है, और यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया किसके अंदर चल रही है, सारी प्रक्रिया किसके अंदर हो रही है, एक समझ रहा मेल के अंदर, मतलब कोई भी ह्यूमन के अंदर। सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, समझ पा रहे हो। यहाँ पे यानी कि इस तरीके से मच्छरनी होस्ट हो गई और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग होस्ट हो गया। इस वजह से यहाँ पे 2 होस्ट की जरूरत हो रही होती है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। ये रहा मलेरिया का जीवन चक्र। और मलेरिया का जीवन चक्र के दौरान आपको पता है शुरुआती दिनों में जब मलेरिया होता है तो जो बुखार आता है वो किसके कारण आता है, हीमोज्वाइन के कारण। एक बार इसको हम एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं। एकदम सिंपल सी बात, एकदम साधारण सी बात, एकदम फनी वे में थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पेपर में छपेगा मलेरिया का जीवन चक्र। देखो क्या पढ़ते हैं, आपको पता है। सपोज करो 2 व्यक्ति हैं, हाँ या ना, 2 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर भैया तो आप लोग कंफ्यूज, मतलब कि थोड़ा सा हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम्पल 2 लेना पड़ेगा ना। अब एग्जाम्पल ले लें, पता लगा कि आप लोग मतलब थोड़ा सा गुस्सा करने लगो, ये क्या मतलब हम लोग का बिरादरी क्यों बोल रहे हो, मतलब थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। आप इसको सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको फनी वे में लगेगा। सपोज करो 2 व्यक्ति हैं, एक है शर्मा जी, एक है वर्मा जी, समझ रहे हो, एक है शर्मा जी, एक है वर्मा जी। अब शर्मा जी जो है, ध्यान से देखो, शर्मा जी हैं, वर्मा जी बहुत खास दोस्त हैं आपस में। अब शर्मा जी भैया एकदम खुशी, एकदम उनको क्या हुआ, मच्छरनी आई। और कौन सी मच्छरनी आई, फीमेल एनाफिलिस मच्छरनी, जो मलेरिया फैला रही है। और वो मच्छरनी क्या करी, उन शर्मा जी को काट ली। समझ पा रहे हो, शर्मा जी को क्या की, मच्छरनी काट के चली गई। और मच्छरनी ने क्या किया, शर्मा जी के ब्लड में छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, सिंपल सा, यानी कि स्पोरोजॉइट छोड़ के चली गई। अब शर्मा जी एकदम परेशान है कि यार भैया ये क्या हो गया, मतलब ये क्या बला हो गई। तो उनको क्या पता हमको स्पोरोजॉइट छोड़ा गया है। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उनके जब भी ये लीवर में अटैक कर रहा था तो उनको कुछ नहीं पता चला। जैसे ही आरबीसी में अटैक किया, जैसे आरबीसी फटने लगी, केमिकल निकलने लगा, तो उनको पता चला कि उनको बुखार आ रहा है। तो बुखार किसके कारण आ रहा है, हीमोज्वाइन के कारण। तो हीमोज्वाइन के कारण जब उनको बुखार आ रहा था शर्मा जी को, तो शर्मा जी ने बहुत सारा पैरासीटामॉल खाया। तो पैरासीटामॉल का जब तक असर रहता था तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही पैरासीटामॉल का असर, जो बुखार की दवाई होती है ना पैरासीटामॉल, उसका असर जैसे ही गायब हो जाता था, फिर से मलेरिया, फिर से मतलब कि इसका लक्षण तेजी से मतलब ब्रस्ट होता था आरबीसी और हीमोज्वाइन निकलता था। तो उन्होंने अपनी खून की जांच कराई तो पता चला इनको मलेरिया हो गया है। अब मलेरिया इनको हो गया, अब भैया अपना एकदम पता है, शर्मा जी एकदम बेचारे लस्त हो गए, अब खटिए पे पड़े हैं। अब उनके दोस्त वर्मा जी जो हैं, वर्मा जी को पता चला भैया शर्मा जी का तबीयत खराब है, तो शर्मा जी से मिलने वर्मा जी आए,
अपना हाथ बहुत बढ़िया से मिलाए उलाए, समझ रहे हो। तो भैया अगर तुम्हारे यहाँ कोई जाता है, तुम समोसा वमोसा लिया के देते हो कि नहीं, उसको अच्छा अच्छा खिलाते हो कि नहीं, बताओ, खिलाते हो ना। उसी तरीके से अपने शर्मा जी जो है उनका वर्मा जी का सेवा कर रहे थे, तो समोसा आया छना छना, वर्मा जी एकदम खुश हो गए, तो एकदम मतलब कि खाने लगे, उधर समोसा खाने में बिजी हो गए। तो उधर मच्छरनी भी उनको टुकुर टुकुर देख रही थी। किनको देख रही थी? वर्मा जी को टुकुर टुकुर देख रही थी। अब मच्छरनी आई, वर्मा जी को काट के चली गई, वर्मा जी के ब्लड में फिर से गिफ्ट छोड़ के चली गई। वर्मा जी के ब्लड में, शर्मा जी तो था ही, फिर वर्मा जी के ब्लड में गिफ्ट छोड़ दी। कुछ दिन बाद फिर वर्मा जी घर पे गए, बढ़िया बाहर और झाड़ के, उनको क्या पता था कि उनको मलेरिया वाले मच्छरनी काट ली है, समझ रहे हो। एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जब उनकी आरबीसी ब्रस्ट होने लगी, तो उनके में भी हीमोजॉइन निकलने लगा। तो उनको भी पता चला भैया हमको बुखार आ रहा है, समझ पा रहे हो, उनको भी पता चला कि हमको बुखार आ रहा है। तो उन्होंने भी पैरासीटामोल खा खा करके, समझ रहे हो। लेकिन बाद में उन्होंने खून की जांच कराई, उनको भी मलेरिया निकल गया, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि मलेरिया एक व्यक्ति से कई व्यक्ति में फैल सकता है, समझ पा रहे हो। इसको हमने बताने के लिए आपको इस सुंदर सी कहानी सुनाई। आई होप आपको कहानी समझ में आया हो। तो सिंपल सा मलेरिया के जीवन चक्र में क्या है, फिर से बता दें तो मलेरिया के जीवन चक्र में कुछ नहीं है। एक मच्छरनी आ रही है, वो कौन सी मच्छरनी है? प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी होता है, याद रखना। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी होता है। वो प्रोटोजोआ परजीवी कौन छोड़ रही है? मच्छरनी। मच्छरनी कहाँ छोड़ रही है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जैसे ही मच्छरनी छोड़ दी, वो क्या छोड़ रही है? स्पोरोजॉइट। और वो स्पोरोजॉइट कहाँ जाके अटैक कर रहा है? कहाँ जाके अटैक कर रहा है? लीवर पे। लीवर की सेल को खा रहा है। लीवर सेल को खाने के बाद, अगर एक बात और एक स्टेप लिखना चाहे कि जो लीवर सेल में जो खा खा करके स्पोरोजॉइट एकदम पल रहे होते हैं, और वो स्पोरोजॉइट का नाम चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट। लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्रिप्टोमीरोजॉइट जो होता है आगे चल करके कहाँ जाता है? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के सेल के अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद आरबीसी फूटने लगती है, आरबीसी को ब्रस्ट करने लगता है। तो उसी आरबीसी केमिकल निकल रहा है हीमोजॉइन, जिससे बुखार उत्पन्न हो रहा है ना। फिर आगे चल करके वो क्या होते हैं? गैमेटोसाइट बनाते हैं। एक मेल गैमेटोसाइट स्पोरोजॉइट, कुछ स्पोरोजॉइट मेल में तब्दील हो जाते हैं, कुछ स्पोरोजॉइट फीमेल गैमेटोसाइट बनाते हैं। तो मेल फीमेल गैमेटोसाइट को ले जाने के लिए कौन आती है? दूसरी मच्छरनी आती है। और मच्छरनी क्या करती है? खून चूसने के लिए आती है। तो बदले में लेके चली जाती है क्या? स्पोरोजॉइट। अब ये स्पोरोजॉइट मच्छरनी के आंत में पहुंच जाते हैं, उसके गट में पहुंच जाते हैं। उसी गट में क्या करते हैं? हनीमून मनाते हैं। हनीमून मनाने के बाद फिर ये कहाँ पे चले आते हैं? उसके लार ग्रंथि में। अब उसकी जो लार ग्रंथि में जब आ जाते हैं, फिर से मच्छरनी जैसे ही जाएगी किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर काटेगी, तो बदले में क्या छोड़ देगी? उसको स्पोरोजॉइट, यानी कि सिंपल सा स्पोरोजॉइट गिफ्ट देके चली जाएगी। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा मलेरिया का जीवन चक्र क्या होता है, कि मलेरिया का जीवन चक्र कैसे होता है, समझ पा रहे हैं। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आपके पेपर में इसलिए आने की भरपूर संभावना है। सिंपल सा ये फिगर, एक डायग्राम, एकदम साधारण सा डायग्राम, इसको हम खुद अपने अनुसार तैयार किए हैं। तो अब ये डायग्राम जरूर बना लेना, बहुत सिंपल वे में, समझ पा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना करते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट।